ठीक है, कभी भी आप लोगों को रिस्क के ऊपर कोई भी नहीं रखेगा, ना अपने आप को कोई रिस्क पे रखेगा, ठीक है। फाइनल ऑन कैंपस ही होंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद, जी बच्चों शुरू करें। जी पार्टिसिपेंट्स, आवाज आ रही है बच्चों? जी पार्टिसिपेंट्स, आवाज आ रही है? जी बच्चों, आवाज आ रही है? पार्टिसिपेंट्स, आवाज आ रही है? जी बच्चों, आवाज आ रही है? पार्टिसिपेंट्स, यस सर, आ रही है आवाज। हेलो जी बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। जी बच्चों, आवाज आ रही है? सर दूर से आ रही है सर। जी बच्चों, आवाज आ रही है? पार्टिसिपेंट्स, सर आ रही है आवाज। बेटा आप लोगों की नहीं आ रही। बात आपने बोला। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर। बच्चों, हम लोगों ने बात की थी अबाउट द thoracic spine. We have learned about the anatomy of the thoracic spine in the last on campus class, ठीक है। और हम लोगों ने आज बात करनी है रिगार्डिंग असेसमेंट ऑफ द thoracic spine, ठीक है। उससे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट ऑब्जर्वेशन एज वेल एज हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है। हिस्ट्री टेकिंग में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों ने पूछने हैं रिलेटेड टू thoracic spine, ठीक है, दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द thoracic spine. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, ठीक है। ये आप सबको पता है इन चीजों का, लेकिन स्पेसिफिकली thoracic spine के लिए तो मैं इस वजह से उसके साथ थोड़ा सा इंटर रिलेटेड बताऊंगा कि कौन सी चीज किस वजह से हो सकती है। Now, the first one is, was there a mechanism of injury? ठीक है, यूजुअली thoracic spine में ट्रॉमा के चांसेस हैं, ठीक है, रिब्स के फ्रैक्चर के चांसेस हैं,
इफ देयर इज अ रोड साइड एक्सीडेंट, ठीक है, कोई भी ट्रॉमा हो जाता है, ठीक है, तो उसमें कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें देयर इज अ चांस कि आपकी रिब्स का फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है। तो दैट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आप लोगों ने उनसे पूछना कि इज देयर आर एनी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, ठीक है, सही है। अगर कोई मैकेनिज्म है तो वेल एंड गुड, आप लोग उसको फर्दर उसको डायग्नोज करने की कोशिश करोगे विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज और विद द हेल्प ऑफ एमआरआईज, ठीक है। लेकिन in case if there is not any trauma or there is not a road traffic accident, there is not any history of इंजरी, तो फिर हम किसकी तरफ जाएंगे, पोस्चरल फॉल्ट्स की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे, पोस्चरल फॉल्ट्स की तरफ जाएंगे। यस देयर इज अ पोस्चरल डिसफंक्शन, ठीक है, क्योंकि उसको कोई मैकेनिज्म नहीं है इंजरी का, तो मे बी देयर इज अ पोस्चरल डिसफंक्शन जिसकी वजह से उसको ये पेन प्रोड्यूस हो रही है थोरेसिक स्पाइन में, ठीक है। यूजुअली वो कहते हैं कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट की या कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट की, ठीक है, हाइपोमोबिलिटी और एक्टिव ट्रिगर पॉइंट्स, ठीक है। अपर थोरेसिक स्पाइन का जितना भी एरिया है वहां पे देयर आर चांसेस ऑफ ट्रिगर पॉइंट्स, ठीक है, और वो किस में बनते हैं, मसल्स में बनते हैं। अपर ट्रेपेजियस इज वन ऑफ दोज मसल्स जिसमें ट्रिगर पॉइंट बहुत जल्दी बन जाता है। इसके अलावा लिवेटर स्कैपुला है, उसमें बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो इंटरस्कैपुलर रीजन है, ठीक है, इंटरस्कैपुलर रीजन, उसमें बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है। सो एक्टिव ट्रिगर पॉइंट्स, कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट की हाइपोमोबिलिटी या फिर कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट की हाइपोमोबिलिटी विल बी अ पॉसिबल सोर्स ऑफ अपर थोरेसिक पेन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि क्या सिम्टम्स अगर करते हैं ब्रीदिंग के साथ, अगर तो सिम्टम्स ब्रीदिंग के साथ अगर करते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज अ रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है, ठीक है। प्लूरेसी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरल मेम्ब्रेन, जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं, डीप इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारी जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं वो रब करती हैं, और जब उनमें इन्फ्लेमेशन होती है तो पेशेंट को पेन फील होती है। लेकिन ये जो पेन है जो ब्रीदिंग के साथ हो और जिसमें हमें ये शक हो कि जी रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है, ठीक है, उसमें आपको बाकी सिम्टम्स भी मिलेंगे, कफ भी मिल सकती है, फीवर भी मिल सकता है, ऐसे ही है ना, ठीक है। नेक्स्ट इज के अगर प्लूरेसी की वजह से कोई पेन आ रही है तो वो पेन लोकलाइज्ड नहीं होती, वो किसी रेफर्ड पैटर्न को फॉलो नहीं करती, मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड रेफरल पैटर्न को फॉलो नहीं करेगी। दैट विल बी अ वाइड सेपरेट पेन, ठीक है, वेग किस्म की पेन होगी जो कि आपको पेशेंट लोकलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है, समझ आती बात की। सो ब्रीदिंग के साथ आपने पेन को आइडेंटिफाई करना है कि ब्रीदिंग के साथ कोई पेन हो रही है या नहीं। आर द सिम्टम्स प्रोवोक्ड बाय एनी मूवमेंट, ठीक है, क्या सिम्टम्स में एग्रेवेटिंग फैक्टर मूवमेंट है या रिलीविंग फैक्टर मूवमेंट है। अगर तो मूवमेंट, किस चीज की मूवमेंट, थोरेसिक स्पाइन के लिए हम लोग रेफरेंस लेते हैं अपर एक्सट्रीमिटी का। अपर एक्सट्रीमिटी की मैं कोई भी मूवमेंट करूं, पेन एग्रेवेट हो जाए, अपर एक्सट्रीमिटी की मैं कोई भी मूवमेंट करूं, पेन रिलीव हो जाए, तो इट मींस कि दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मस्कुलोस्केलेटल इशू, ठीक है। बेटा याद रखना है, हमेशा याद रखना है, कोई भी मूवमेंट की वजह से पेन एग्रेवेट हो रही है, मूवमेंट की वजह से पेन रिलीव हो रही है, तो इट मींस आपने आंखें बंद करके क्या कहना है, यस ही और शी इज माय पेशेंट, आई विल ट्रीट यू, ठीक है। आपने ही उसको ट्रीट करना है और आप ही की मैनेजमेंट से वो पेशेंट ठीक होगा, ठीक है, जब मूवमेंट से इंटर रिलेशन हो, पेन का खास तौर पर, ठीक है। यहां तक बात की समझ आ गई है। इसके अलावा वो कहते हैं कि लोकलाइज्ड पेन, ठीक है, अगर ब्रीदिंग के साथ देयर इज अ लोकलाइज्ड पेन, लोकलाइज्ड पेन का मतलब क्या है, पेशेंट से आप जब पूछो लोकेशन ऑफ पेन का तो पेशेंट डायरेक्टली उस एरिया के ऊपर पिन पॉइंट इशारा करे कि ये वो जगह है जहां पर मुझे पेन होती है। अगर लोकलाइज्ड पेन हो रही है विद इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, तो इट मींस कि वहां का जो कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट है या कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट है वो हाइपोमोबाइल, ठीक है। अगर पिन पॉइंट पेन हो रही है, लोकलाइज्ड पेन हो रही है किसके साथ, ब्रीदिंग के साथ, तो इट मींस कि वहां का कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट या कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट क्या है, हाइपोमोबाइल, ठीक है।
समझ आगे बात की? पहले जो मैंने बात की है दैट इज अ डिफ्यूज पेन, वो लोकलाइज पेन नहीं है ब्रीदिंग के साथ, वो डिफ्यूज पेन थी। जो प्लूरिसी को हमने कहा था कि इट कैन बी अ प्लूरिसी, ठीक है, कैन बी प्लूरल मेम्ब्रेन कैन बी द सोर्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है, समझ आ गई बात की? इज द पेन सुपरफिशियल डीप, क्वालिटी ऑफ पेन को आपने पूछना है कि क्वालिटी ऑफ पेन क्या है, स्टैब लाइक पेन, ठीक है, शूटिंग पेन है, ठीक है, या फिर वो कहता है कि सुपरफिशियल है कि डीप है, ठीक है। ऑब्वियसली डीप जो पेन है वो यूजुअली विजुअल पेन को डिस्क्राइब करती है, जो सुपरफिशियल पेन है वो आपके मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज को डिस्क्राइब करेगी, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपके विजरास की जो पेन है वो यूजुअली फील होती है थोरैसिक स्पाइन के अराउंड, स्टमक की है जैसे, वो आपको T4 से T6 स्टमक अल्सर्स, ठीक है, T4 से T6 के अराउंड आपको मिलेगी, ठीक है, रेफर्ड पेन होगी स्टमक अल्सर के साथ। लेकिन अब देखो इसको आप लोगों ने किस तरीके से वो करना है, डिफरेंशिएट किस तरीके से करना है। डिफरेंशिएट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, नाउजिया फील होता है, वॉमिटिंग फील होती है, खाना खाने में कोई मुश्किल पेश आती है, ठीक है। अच्छा, अब आप खाना खाने से मुश्किल पेश आती है, पेशेंट आपको खुद ब खुद डिटेल बताना शुरू कर देगा कि हाँ जब मैं मिर्चों वाला खाना खाता हूँ तब मुझे ज्यादा तकलीफ होती है, हाँ जब मैं कम मिर्चों वाला खाना खाता हूँ तो फिर मैं बिल्कुल ठीक रहता, ठीक है। मीन्स टू से दैट इज पिन पॉइंटिंग अ स्टमक अल्सर, ठीक है, समझ आ गई बात की? तो इन चीजों को जरूर डिफरेंशिएट करें, या फर्दर आगे से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है, कि किस खाने के टाइम आपको पेन होती है, कौन सा खाना खाते हैं तो पेन होती है। मीट खाने से ज्यादा पेन होगी, जब आप मीट खाते हैं तो ज्यादा एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं एज कम्पेयर टू जब आप वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस चीज को इंडिकेट करेंगे, यस देयर इज अ पेप्टिक अल्सर, ठीक है। नर्व रूट की पेन शार्प और शूटिंग पेन होती है, आप सबको पता है, लेकिन थोरैसिक स्पाइन के अंदर अगर आप थोरैसिक स्पाइन की बात करो तो थोरैसिक स्पाइन में ये हमेशा किसको फॉलो करेगी, आपके रिब की स्पेस को फॉलो करेगी, ठीक है। किसको फॉलो करेगी, ये जो दो रिब्स के दरमियान स्पेस है इसको फॉलो करेगी, इसके अंदर ट्रेवल करेगी। नर्व की पेन हमेशा बैक से स्टार्ट होगी, फॉरवर्ड आएगी, ठीक है, लेकिन ये स्पेस को फॉलो करेगी, इस स्पेस को, दो रिब्स के स्पेस को फॉलो करेगी, ठीक है, समझ आ गई? क्योंकि आप सबको पता है, अगर शायद आप लोगों को याद हो, जब आप रिब की सप्लाई पढ़ते हो ना बेटा, कभी रिब की सप्लाई आप लोगों ने पढ़ी होगी, वेन और आर्टरी जो होती है ना बेटा, वो रिब के अपर बॉर्डर पर रह जाती है, और जो नर्व होती है वो रिब के लोअर बॉर्डर पर ट्रेवल करती है, याद है? एनाटॉमी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, थोरैसिक के अराउंड जो वेस्कुलर सप्लाई या नर्व सप्लाई, आर्टरी और जो वेन है ना बेटा, वो रिब के अपर बॉर्डर पर ट्रेवल कर रही होती है, और जो नर्व होती है ना वो रिब के लोअर बॉर्डर पर ट्रेवल कर रही होती है। तो यूजुअली वो जो पेन आती है ना नर्व की, ठीक है, वो किसके दरमियान आती है, रिब के स्पेस में आती है, ठीक है, समझ आ गई यहां तक बात की? लोकेशन ऑफ पेन, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, पिन पॉइंट पेन है, ठीक है, या डिफ्यूज पेन है। विजरास की पेन और वेस्कुलर ओरिजिन की जो पेन होती है, ठीक है, वो यूजुअली वेग होती है और डिफ्यूज किस्म की होती है, ठीक है। वेग मींस कि पेशेंट उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकेगा, ठीक है, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकेगा कि दैट इज अ शार्प पेन, दैट इज अ शूटिंग पेन, ठीक है, दैट इज समथिंग लाइक कि कटिंग पेन है कोई, ठीक है, वो बर्निंग किस्म की सेंसेशन है, नहीं, पेशेंट उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकेगा, वेग सेंसेशन, ठीक है। वेग सेंसेशन का मतलब क्या है कि उसको इस चीज के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा, ठीक है, कि वो कैसी पेन है, समझ आ गई बात की? नेक्स्ट इज द सिस्टम्स रिव्यू, ठीक है, सिस्टमैटिक रिव्यू इज इंपॉर्टेंट। सिस्टमैटिक रिव्यू किसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा रिब्स, आपका जो थोरैसिक स्पाइन है दैट इज वेरी क्लोज टू द रिब केज। रिब केज में आपके पास एसेंशियल ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, आपका लंग्स हैं, पल्मोनरी डिस्फंक्शन आ सकता है, ठीक है, कार्डियक डिस्फंक्शन आ सकता है। ट्यूबरक्लोसिस, मैंने खुद एक ऐसा पेशेंट देखा है, ठीक है,
पेशेंट को पेन है बिल्कुल, ठीक है, thoracic स्पाइन के अराउंड, बट दैट लेकिन वो पेशेंट किस चीज का है, ट्यूबरक्लोसिस का, उसको खांसी बहुत थी, ठीक है, उसको फीवर बहुत था, ठीक है। जब हम उसके पास गए तो जाहिर सी बात है ही वाज कफिंग, ठीक है, और जो ट्यूबरक्लोसिस था, ठीक है, मतलब हमने उसका एक चेस्ट एक्सरे करवाया, चेस्ट एक्सरे में उसके पास बकायदा स्पॉट्स है, ठीक है, और फिर उसने फिर बताना शुरू किया कि हाँ जी ये मुझे मसला हुआ था लेकिन ये तो ठीक हो गया था, ठीक है। लंग्स में स्पॉट्स थे ना, ट्यूबरक्लोसिस के स्पॉट्स थे, और वही ट्यूबरक्लोसिस तब इन्वेड कर चुका था किसको, थ्रेसिक स्पाइन की वर्टिब्रल बॉडीज को, और ट्यूबरक्लोसिस ने जिस दिन स्टेप रख लिया ना बेटा वर्टिब्रल बॉडी के अंदर, ठीक है, उससे अगले या 2-3 दिनों के बाद कंप्रेशन फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। टीबी स्पाइन की बहुत खतरनाक होती है, बहुत ज्यादा डेंजरस और सीवियर किस्म की होती है, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है हमेशा कि अगर आपका पल्मोनरी सिस्टम इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली किसको इन्वॉल्व कर सकता है, आपके thoracic स्पाइन को भी इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है। इसलिए इन चीजों का रिलेशन बहुत जरूरी है, डाइजेशन का, एसोफेगस का, ठीक है, स्वेलो करते हुए, ठीक है, स्टमक के अंदर कोई फीलिंग आती है, नाउजिया की, वॉमिटिंग की, उन सब चीजों का आपने जरूर एग्जामिन या जरूर क्वेश्चंस पूछने हैं जब आपने thoracic स्पाइन को चेक करना है, ठीक है। समझ आ गई बात की? These are the non-mechanical causes of the thoracic pain, ठीक है ना। हो अब इन सब चीजों को देखते हैं, प्लूरल एफ्यूजन, ठीक है, वन इंपॉर्टेंट कॉज, ठीक है। प्लूरल एफ्यूजन का कैसे पता चलता है? So shortness of breath. पेन ऑन ब्रीदिंग, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, बट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मस्कुलोस्केलेटल से भी आ सकती है, आ सकती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अपर क्रॉस सिंड्रोम के अंदर हमने पढ़ा था सर, हमारी टाइप रहता है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ सकती है, पेन ऑन ब्रीदिंग भी आ सकती है। अब कैसे पता चलेगा, कैसे? पोस्टोफ्रेनिक स्पेस लॉस हो जाती है, स्पेस लॉस हो जाती है, ओपैक हो जाती है, ठीक है। कोस्टोफ्रेनिक स्पेस में ये जो जब आप लंग्स देखते हैं ना एक्सरे, ठीक है, यहाँ पे ना एंगल बन रहा होता है, ठीक है, दैट इज द शार्प एंगल, लेकिन जैसे ही एक्यूमुलेशन होती है ना फ्लूइड की, वो एंगल खत्म होना शुरू हो जाता है, लॉस होना शुरू हो जाता है, और वहां पे आपको सिर्फ क्या नजर आता है, एयर नजर आती है ऊपर तक, वो कोई शार्प एंगुलेशन नजर नहीं आती, ठीक है। तो आपको पता चल रहा हो कि ये लंग की बाउंड्री है, ठीक है। तो एक्सरेज में आपको प्लूरल एफ्यूजन का बहुत अच्छा पता चल जाता है। ट्यूमर, ये ट्यूमर दोबारा बता दिए। एक्सरेज में बेटा कोस्टोफ्रेनिक स्पेस लॉस हो जाती है, ठीक है। ट्यूमर, ट्यूमर में वेट लॉस, ठीक है, और बहुत ज्यादा नाइट पेन, सीवियर किस्म की नाइट पेन, वो ऐसी पेन होती है जो पेशेंट क्या कर सकता है, बेयर नहीं कर सकता, उसको यूजुअली क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई मेडिकेशन लेनी पड़ती है जिससे उसकी पेन कंट्रोल हो सके, मैनेज हो सके, ठीक है। एक्यूट thoracic disc herniation, ठीक है, acute thoracic disc herniation will be the sore will occur as a result of acute injury, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्क herniation है वो आपकी किसी भी मूवमेंट, सडन मूवमेंट की वजह से नहीं हो सकती। यहाँ thoracic spine में जो डिस्क herniation है वो एनुलर टाइप की होती है, और अगर एनुलर टाइप की हो रही है तो वो किस वजह से होगी, किसी ट्रॉमा की वजह से होगी, ठीक है। अनस्टेबल और स्टेबल एंजाइना, ठीक है, इट कैन बी अ सोर्स ऑफ thoracic पेन, ठीक है, आप सबको पता है। और ये अभी रिसेंटली हमारे साथ हुआ है कि पेशेंट वाज आस्किंग कि जी मेरी ना पेन हो रही है बहुत ज्यादा गर्दन में, क्या हो रही है, पेन, पेशेंट क्या कह रहा था, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही है गर्दन में, ठीक है। और वाकई ये अल्लाह ताला का बहुत शुक्र होता है, और हमेशा ये रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमेशा आपके साथ है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। एक्चुअली मैं वहां पे किसी और पेशेंट को देखने जाता हूँ, ठीक है, और वो उनका समझिए कि पर्सनल असिस्टेंट है, ठीक है, तो आज तक कभी ऐसा कोई एपिसोड हुआ ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ना मुझे पेन है, अब वो यूजुअली लेटे हुए मुझे बता रहे थे कि पेन है, ठीक है, और गर्दन में जा रहे हैं,
आई वॉज देयर, मैंने कहा चले मैं आपको देख लेता हूँ, ठीक है। और कहते मुझे ना रात को सोते हुए बल पड़ा, ठीक है, रात को सोते हुए बल पड़ा, मतलब अब पेशेंट मुझे बता रहा है रात को सोते हुए बल पड़ा, अब मेरी गर्दन इस तरफ को मोड़ी, ठीक है। तो आई वॉज देयर और मैं उनकी ना नेक को मैनिपुलेट करना चाह रहा हूँ या नेक को मोबिलाइज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यकदम उनसे पूछा, मैंने कहा आपको कोई पसीना वगैरह तो नहीं आ रहा, मतलब जैसा हम लेमन लैंग्वेज में कहते हैं मछली तो नहीं आ रही, ठीक है, या तुरेलियां तो नहीं आ रही, ठीक है। सो उसने जवाब दिया कि हाँ मुझे फील हुआ था सुबह में, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने क्या किया, मैंने कहा अपना ब्लड प्रेशर अपना चेक करवाओ। मॉनिटर था, हमने ब्लड प्रेशर चेक किया, ब्लड प्रेशर वाज हाई एट दैट टाइम, ठीक है। मतलब स्मोकर भी थे, ठीक है, एज भी ज्यादा थी, हमने कहा चलें ठीक है। लेकिन मैंने फिर उनको क्या किया, अल्टीमेटली मैंने कहा आप ना ऐसा करें, आप ना रेस्ट कर लें, ठीक है, मेरे से कोई भी ऐसी चीज ना करवाएं, ना कोई खुद से करने की कोशिश करें, आप रेस्ट करें। अच्छा, मैंने रेस्ट का कह के मैं गया हूँ, तो 1 घंटे के बाद मुझे पता चला उनको हार्ट अटैक हो, ठीक है, उनको हार्ट अटैक हो गया। दोनों जो दो आपके जो वॉल्स थे वो बंद थे उनके, ठीक है। उनको सुबह में कहीं अटैक हो चुका था सोते हुए, ठीक है, और जब उनको ये फीलिंग आ रही थी, ठीक है, तो उनको हार्ट अटैक हो गया उस टाइम, ठीक है। वो स्टार्ट हो रहा था एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि जैसे ही मैं गया आधे पौने घंटे के बाद दैट विल बिकम रेयर, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता उनको हार्ट अटैक हो, ठीक है। सो बेटा हमेशा याद रखिएगा, इंसान के पास कोई भी नॉलेज नहीं होता, बात हमेशा याद रखिए, इंसान का नॉलेज कुछ नहीं, ठीक है। अगर आप अल्लाह ताला को साथ लेके चलेंगे, ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला आसानियां पैदा कर देता है, ठीक है। पेरिकार्डाइटिस, ठीक है, पेरिकार्डाइटिस सिंपली पेरिकार्डियम की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो भी पेन कॉज कर सकती है। निमोथोरेक्स है, एयर इन द प्लूरल स्पेस, ठीक है। निमोनिया, कॉलेसिस्टाइटिस, ठीक है, किसका है? कॉलेसिस्टाइटिस मींस गॉल ब्लैडर स्टोन, ठीक है। पेप्टिक अल्सर, पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस इज फॉर किडनीज, जब स्टोन्स हैं किडनीज में उसकी भी पेन आपको फील हो सकती है। नेफ्रोलिथियासिस, ठीक है, दैट आर किडनी स्टोन्स, ठीक है। पाइलोनेफ्राइटिस इज फॉर accumulation of the fluid, yeah, accumulation of the stones that are in the gall bladder, ठीक है। so ये तमाम की तमाम जो है ये नॉन मैकेनिकल कॉजेज हैं, किसकी? आपके थ्रेसिक पेन की नॉन मैकेनिकल कॉजेज हैं, ठीक है। आपको पेन सेम टू सेम वैसे की वैसे मिले, बस आप लोगों ने डिफरेंशिएट किसमें करना है कि क्या इस पेन के साथ साथ आपको इसके अलावा कोई सिम्टम है, डाइजेशन से रिलेटेड, ब्रीदिंग से रिलेटेड, ठीक है, उसके अलावा स्टमक से रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इनकी किडनीज की बात करें तो किडनी से रिलेटेड, यूरिनेशन से रिलेटेड, ठीक है। और इसके अलावा आपके कॉलेसिस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड, ठीक है। तो इन चीजों से रिलेटेड आपने जरूर क्वेश्चन पूछने हैं, और डाइजेशन जब आप पूछेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी, गॉल ब्लैडर भी आ जाएगा, लिवर का भी आ जाएगा, स्टमक का भी आ जाएगा, एसोफेगस का भी आ जाएगा, ठीक है। डिस्क herniation की ट्रेनिंग मैकेनिकल नहीं है? मैकेनिकल पेन होती है कि उसके पीछे कोई वजह नहीं, वो पोस्चर रिलेटेड है, ठीक है। जो डिस्क herniation हो रही है ना यहाँ पे, वो है ट्रॉमा की वजह से, ठीक है। वो मतलब पोस्चर मेरे पोस्चर से थोरेसिक स्पाइन में डिस्क herniation नहीं हो सकती। थोरेसिक स्पाइन में डिस्क herniation सिर्फ होती है ट्रॉमा की वजह से, ठीक है, क्योंकि दैट इज एन एनुलर टाइप, न्यूक्लियस पल्पोसस वाली herniation नहीं होती जो कि लंबर स्पाइन में। लंबर स्पाइन में मैं कह सकता हूँ कि जी मेरे पोस्चर की वजह से न्यूक्लियस पल्पोसस जो है वो बल्ज करती है, लेकिन थोरेसिक स्पाइन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। थोरेसिक स्पाइन में जो herniation होती है दैट इज यूजुअली द कॉज ऑफ द इंजरी, ठीक है, ट्रॉमा। एक बच्चा आ जाए लेकिन बेटा शर्ट एक्सपोज करनी पड़ेगी, मुझे हमारी क्लास में कोई कहता था ना मैं भागा भागा चला जाता, क्यों? पीछे रीजन है,
और एक तो रेस्ट करने का मौका मिल जाता था, दूसरा ये होता था कि जो किसी को समझ नहीं ना आनी वो मुझे समझ आ जाए, इसलिए वो आप 3 सोच लो। टॉस करना तो टॉस कर लो, मजा आएगा आज है। बेटा सिर्फ उल्टा लेटना है, उल्टे लेटना है, कुछ भी नहीं करना, उल्टे लेटना। मैंने सिर्फ आप लोगों को पल्पेशन सिखानी है, बॉडी पल्पेशन कैसे करते स्पाइन। आ जाए, आप आ जाए, आपको कह रहा हूँ। दर्द नहीं होगी। मार्कर है किसके पास? मार्कर, कोई भी बोर्ड मार्कर टाइप, एक बच्चे जाके बोर्ड मार्कर ले, बोर्ड मार्कर आ जाओ, कोई तो बच्चा आ जाए बेटा। जल्दी से आ जाओ, टाइम सिर्फ बोन पल्पेशन सिखानी है, 2 मिनट का काम है। यहाँ पे होगी शर्ट पॉप करनी। Sorry? Yes. इसका कुछ नहीं होता, मेडिकल से रिलेटेड हो, इसमें ऐसे परेशानी होती क्या हो? Just money ना? अब ऐसे करें। कोई परेशानी की बात नहीं, मैं नहीं बेटा। अशोक नहीं, डोंट वरी, 2 मिनट का काम। सर मुझे मार्केट में लड़का देखो सर मैं ले आऊंगा, नहीं आएगा कोई भी। नहीं सर मैं लेके 2 मिनट का काम है, सिर्फ 2 से 3 मिनट का काम बस। ऐसे जोड़ ऊपर कर लो फिर वो वेस्ट में रेंज लेते हैं रिब्स में उल्टे लेटना है, ठीक है? तो मैंने ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ 4 कर। अच्छी होता बेटा कुछ नहीं है। रेस्ट में जोड़ ऊपर कर लेता हूँ पीछे से ऊपर तक हो जाएगी ना वेस्ट हो जाएगी ठीक है, ऐसे कर। जूते का ऐसे ऊपर कर दो हाथ दो पीछे, तो नहीं हाथ दोनों पीछे यार बाय द साइड, सेंटर में हो।
Now, the first thing we are going to observe is this is the bony palpation. ठीक है, इसमें सबसे पहले बेटा spinal scapula को चेक करना है। किसको चेक करना है? Spinal scapula। ठीक है, और किसको चेक करना है? Inferior angle of scapula। Relax, बिल्कुल relax। ठीक है, this is the inferior angle, सबको नजर आ रहा है? ठीक है, let's say this is the inferior angle। ठीक है, on the scapula। ठीक है, इसी तरीके से ये दोनों क्या है? इंफीरियर एंगल है स्कैपुला। ठीक है बेटा, दिस वन। ठीक है, तो खत्म कर दो। दिस इज द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, दोनों को मेजर कर देना। इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला के ऊपर आपके पास क्या आता है? T7 या T9 आती है। T7 किस में आएगी? जिसका कद छोटा हो। T9 किस में आएगी? जिसका नॉर्मल एवरेज करते हैं। ठीक है, T7 का उसमें कह रहा हूँ कि बहुत छोटा जिसका कद होगा उसमें T7 आएगी। ठीक है, so that is this is the vertebra which we have found। ठीक है, with reference to the inferior angle of the scapula। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती है spine of scapula। ठीक है, क्या आ जाती है? spine of scapula। ठीक है, आपने सिंपली कैलकुलेट करना है स्कैपुला के ऊपर। ठीक है, आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे आपको ना बोन फील होती जाएगी, और एक टाइम आएगा जहां पर एक आपको एलिवेटेड सी बोन फील होगी, लेकिन शोल्डर के पास आपको एलिवेशन फील होगी। आपने जैसे ही वो शोल्डर के पास एलिवेशन को फाइंड करना है, आपने उसको कैलकुलेट करते हुए लेकर आना है इस लेवल के ऊपर। लेट्स से दिस इज, ये है आपके पास जस्ट लाइक दिस इज द स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ठीक है, इधर भी आप लोगों ने इसी तरीके से दिस इज द स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ठीक है, अब आप इसको इजीली कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, मैंने स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर सिंपली लाइन ड्रॉ कर दी। स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है? जस्ट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर आपका जो आएगा वो आएगा T3। ठीक है, यहाँ पर कौन सा आएगा? T3। ठीक है, दिस वन इज T9। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या चेक करनी है? नहीं, स्पाइन ऑफ स्कैपुला। स्पाइन सुपीरियर बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर ऊंचा होता है। स्पाइन को रेफरेंस बनाने, क्योंकि स्पाइन जो है ये पल्पेब्रल है। स्पाइन ऑफ स्कैपुला पल्पेब्रल है, जिसमें हम वो डिवाइड नहीं करते सुप्रा स्पाइनस को इंफ्रा स्पाइनस, वो स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ठीक है, यहाँ तक बात को समझ में यहाँ पर कि शॉर्ट हाइट और एवरेज हाइट का बना सकते हैं। फिर हम ऊपर वाला बॉर्डर स्पाइन ऑफ स्कैपुला। सिंपली आप लोगों ने ये देखो ना स्कैपुला, ये देखो ये स्कैपुला मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, दिस इज द स्कैपुला। ठीक है, ये इंफीरियर एंगल है। मैं इसको कैलकुलेट करते हुए क्या कर रहा हूँ? यहाँ तक आया हूँ, यहाँ पे आके मुझे एलिवेशन मिली है। ठीक है, दिस इज द एलिवेशन। अब मैंने उस एलिवेशन को यहाँ मीडियल बॉर्डर तक लेकर आना है, जहाँ तक आ रही है वहां तक आते हुए मैंने क्या करना है? लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर। ठीक है, जब स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर लाइन ड्रॉ कर ली तो फिर मैंने क्या करना है? दूसरी तरफ भी इसी तरीके से स्पाइन ऑफ स्कैपुला को फाइंड करना है, और उनके सेंटर में आपके पास क्या मिलेगा? T3। ठीक है, जहां पे बेस ऑफ स्पाइन है, हम उसको क्या कहते हैं? बेस ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ठीक है, सही है, तो उस लेवल पे हमें क्या मिलेगा? T3 मिलेगा। यहाँ तक बात को समझ आ रही है? नहीं, यहाँ पर नहीं देखना, हाइट का तरफ इसमें देखना, क्योंकि स्कैपुला अगर छोटी होती है तो यहाँ इंफीरियर एंगल से छोटी होती है। ठीक है, ऊपर से स्कैपुला हमेशा एक जितनी रहेगी। दोनों, अगर एक छोटी हो तो हम लोग स्ट्रेंगल शोल्डर बोलते हैं। ठीक है, दैट इज अ डिफॉर्मिटी। यहाँ तक बात को समझ आ गई? उसके बाद आप लोगों ने क्या चेक करनी है? इलियक क्रस्ट। ठीक है, ठीक है, दिस इज द इलियक क्रस्ट। ठीक है, ये इलियक क्रस्ट आ गई। ठीक है, इलियक क्रस्ट को आप लोगों ने क्या करना है? इस तरीके से टॉपेट करना है। ठीक है, इसके लेवल पर क्या होता है? L4 है।
ठीक है, इसके लेवल पर क्या है आपको L4। अब आपके पास 3 रेफरेंस पॉइंट्स हैं, ठीक है, तीनों रेफरेंस पॉइंट्स के ऊपर आपने 1 बाय 1 स्पाइन प्रोसेस को कैलकुलेट करना है और उसको मेंशन करते जाना है, ठीक है। डीप प्रिपरेशन कर देते हैं मुझे। T3, ठीक है, T4 स्किन ऊपर नीचे हो सकती है जब आप कैलकुलेट करें। T3, T4, T5, T6, T7, T8 एंड T9, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से सो ऑन, ठीक है। जैसे जैसे आप सर आप स्पाइनस प्रोसेस को मार्क कर रहे हैं। बेटा T10, T11, T12, ठीक है, L1, ठीक है, L2, L3 और L4। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, जो नीचे आपके पास 2 डेंट्स मिलते हैं आपको, ये जो 2 डेंट्स मिलते हैं इसके लेवल पर आपका L5 होता है, लेकिन ये जो 2 डेंट्स मिलते हैं दैट इज ऑफ द सेक्ट्रम, ठीक है, सही, सेक्ट्रम के हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सेक्ट्रम स्टार्ट हो गई है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपकी इलियम स्टार्ट हो गई है, इलियम पेल्विस आपके स्टार्ट हो गई साइड्स के ऊपर, लेकिन ये यहाँ पे जो 2 डेंट्स हैं ये किसको बता रहे हैं, आपकी इस लेवल पे जो होगी वो L5 होगी एंड
below that alpha is that is the second, ठीक है. This is how we are going to palpate, ठीक है. यहाँ तक बात की समझ आ गई है बेटा. अब यहाँ पे वैसे ही एक होता है रिब स्प्रिंग टेस्ट. रिब स्प्रिंग टेस्ट, किसी भी रिब को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने पूरे थंब को उसके ऊपर प्लेस करते हैं, ठीक है, उस रिब के ऊपर, ठीक है, और क्या करते हैं, पोस्टो एंटीरियर प्रेशर अप्लाई करते हैं. समझ आ गई बात? कौन सा प्रेशर अप्लाई करते हैं? पोस्टो एंटीरियर. जस्ट लाइक दिस, ये देखो, ये, ठीक है. इस तरीके से आपने क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करना है. समझ आ गई बात? ठीक है. सर कहाँ अप्लाई करना है? किस लेवल पे? रिब, जिस भी रिब को आपको इश्यू लग रहा है, ठीक है, आपने उस रिब के ऊपर ये अप्लाई करके क्या करना है, पोस्ट एंटीरियर प्रेशर अप्लाई करना है. ये मेरे लिए ज्यादा फेवरेबल जगह है, ठीक है, क्योंकि मैं इजीली इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर सकता हूँ. तो आपने प्रेशर अप्लाई कर, समझ आ गई बात? ठीक है. जब आप रिब के ऊपर पोस्ट एंटीरियर प्रेशर अप्लाई करोगे, देयर विल बी रोटेशन ऑफ द ऑपोजिट साइड, ठीक है. आपने इस प्रेशर को देख के पोस्ट एंटीरियर प्रेशर को अप्लाई करके आपने चेक क्या करना होता है कि रिब की स्प्रिंगी नेचर कितनी अच्छी. जैसे ही आप प्रेशर को रिलीज करते हो, ठीक है, ये मैंने प्रेशर पुट किया, रिलीज करूं तो रिब साथ में मेरे साथ वापस आ जाए. इट मींस कि रिब के अंदर अच्छी मोबिलिटी. अच्छा, जो रिब जाके स्लो डाउन हो जाए, जब मैं प्रेशर को रिलीज करूं तो वो उतनी अच्छी वापस नहीं आए, ठीक है. तो इट मींस कि वहां पर क्या है, हाइपोमोबिलिटी. वहां पर क्या है, हाइपोमोबिलिटी. समझ आ गई बात? ठीक है. टेस्ट का नेम क्या? रिब स्प्रिंग टेस्ट. फिर उसके बाद आ जाता है थ्रेसिक स्प्रिंग टेस्ट. थ्रेसिक स्प्रिंग टेस्ट इसको आपने किसी भी वर्टिब्रा को पल्पेट करके, ठीक है, उसके ऊपर भी इसी तरीके से पोस्ट एंटीरियर प्रेशर अप्लाई करना. स्पाइनस प्रोसेस को पल्पेट करना. स्पाइनस प्रोसेस को पल्पेट करने के बाद आपने क्या प्रेशर अप्लाई करना है, पोस्ट एंटीरियर प्रेशर विद द थंब, ठीक है, और उसमें भी आपने स्प्रिंगीनेस चेक करनी. सर जो पेशेंट हमारे पास आएगा वो तो पेन के साथ आएगा, अगर हाइपोमोबिलिटी हुई तो हम इतना बर्दाश्त कर लेगा हमारा? बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल इजी सा होता है. आपने प्रेशर देना होता है और प्रेशर देके आपने चेक करना होता है कि कितना अच्छा स्प्रिंगी नेचर है, ठीक है. अब यहाँ पे आप में से कोई भी अगर आए और यहाँ पर आपके प्रेशर पुट करे तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है. क्यों? क्योंकि इस बच्चे का इश्यू है, इस बच्चे का क्या है, इश्यू है, ठीक है. समझ आई बात? इसकी हाइपोमोबिलिटी है बहुत ज्यादा. थ्रेसिक स्पाइन, ठीक है. इसके थ्रेसिक स्पाइन भी इन्वॉल्व है, इसकी लंबर स्पाइन भी इन्वॉल्व है, ठीक है. लंबर स्पाइन इज रिलेटिवली फ्लैटर. नजर आ रहा है सबको? इसको ना यहाँ से बैठ के देखें सारे बच्चे, ठीक है, इस लेवल पर बैठ के देखो, ठीक है. तो आपको थ्रेसिक में उतना अच्छा हाइपोथेसिस नजर आ रहा है, कितना अच्छा होना चाहिए. नंबर में उतना अच्छा लॉर्डोसिस नजर आ रहा है. That is a relatively stiffer lumbar spine. बाइक चलाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है. ये stiffer lumbar spine means के lumbar spine stiff हुई है, ठीक है. अब यहाँ पे आप लड़कों में से कोई आके प्रेशर पुट करके देखो, आपको बहुत जोर फील होगा कि यार मोबाइल नहीं हो रहा या मूव नहीं कर रहा किसी भी वर्टिब्रा के लेवल पर. ज्यादा जोर लग रहा है, ठीक है, लेकिन इतना जोर नहीं लगता. थ्रेसिक स्पाइन इज रिलेटिवली स्टिफर, ठीक है. क्या होता है? ऑक्यूपेशन, कोई भी वर्क, स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा थ्रेसिक स्पाइन जो है वो हाइपोमोबाइल, यानी पोस्चरल इश्यूज है. हाइपोमोबिलिटी इस वजह से होती है, वो मतलब डिजीज की वजह से. दैट इज जस्ट ड्यू टू द पोस्चर, ठीक है. यहां तक बात की समझ आ गई? सर ये मसल की टाइटनिंग की वजह से होता है? सिर्फ जॉइंट आर्टिकुलर टाइटनेस है, ठीक है. मसल से इसमें कोई वो, ठीक है. यहाँ तक बात की समझ आ गई है, ठीक है. दूसरा के साथ खाली में डिफरेंस क्या होगा? एक में आपको रेट को, एक में आप रेट चेक कर रहे हो, एक में आप फाइन से डायरेक्ट, ठीक है. एक में आपको कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर जॉइंट का पता चलता है,
और दूसरे में आपको वर्टिब्रल आर्टिकुलेशन का पता चलेगा। ठीक है, कॉस्टो ट्रांसवर्स का भी पता चल जाएगा, वेब स्प्रिंग टेस्ट में कॉस्टो वर्टिब्रल का भी पता चल जाएगा। लेकिन जो स्पेसिफिक स्प्रिंग टेस्ट है उसमें आपको सिर्फ वर्टिब्रल की मोबिलिटी का पता चलेगा। ठीक है, अब आप जो है इसको शर्ट बंद कर दो। मैंने now we are going to have the active range of motion, passive range of motion, resistive movement and then the glides मैंने आपको पहले बता दिया क्योंकि मैंने कहा पोस्चर बना हुआ तो मैं उसमें आपको सिंपली करके दिखा दूंगा किस तरीके से आप लोगों ने स्प्रिंग टेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, यहाँ तक बात को समझ आ गई है? बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठ, बिल्कुल स्ट्रेट। अच्छा, स्पेसिफिक स्पाइन को चेक करने के लिए हम लोग यूजुअली पेशेंट को क्या करते हैं, दोनों शोल्डर्स के ऊपर आपने हाथ को ऑफ करके रखना। ठीक है, अब जिस तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने कैपिटल फ्लेक्शन के लिए कहा था ना कि आपने अपनी चिन को डिप करना है इनटू द नेक, उसी तरीके से हम लोग कहते हैं कि आपने अपनी एल्बोज को डिप करना है किसके अंदर, एब्डोमेन के अंदर। एब्डोमेन के अंदर पुट करने की कोशिश करें और यहाँ पर हम रेफरेंस लिए क्या कर लेते हैं, हाथ रखते हैं। ठीक है, यहाँ सर आप थोड़ा साइड पे हो जाएं प्लीज। बिल्कुल रिलैक्स, दोबारा स्ट्रेट होके बैठे, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट, यहाँ से स्ट्रेट होके बैठे। ठीक है, यहाँ पर हाथ आपने रेफरेंस के तौर पर हाथ रखना है। नाउ परफॉर्म है कि आपने एल्बो को डिप करें बेंड और थोड़ा सा आगे, यस जस्ट लाइक दिस। ठीक है, बेंडिंग, ये स्लाइड फ्लेक्शन पॉसिबल है 6.2। ठीक है, ये देखिए, ये जस्ट लाइक, ठीक है। जब मेरी स्कैपुला रिट्रैक्ट कर जाए कंप्लीटली तो दैट मींस कि आप न्यूट्रल पोजीशन पर आ गए। ठीक है, जब मेरी स्कैपुला जो है वो वाइडली ओपन हो जाए, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, तो इट मींस कि दैट इज द थोरेसिक फ्लेक्शन। सारे बच्चे एक दफा ऐसे करके देखिए। ठीक है, आपकी ये जो रिब्स है ना, दो रिब्स है, ये डिप करेंगे अंदर की तरफ, एब्डोमेन की तरफ। ठीक है, समझ आ गई बात? सो दैट इज एक्चुअली द thoracic spinal flexion। ठीक है, thoracic spine की ये फ्लेक्शन पेशेंट को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, हम इजीली जब नंबर्स हम पेशेंट से फॉरवर्ड बेंडिंग करवा दें, क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग में हमें पता चल जाता है thoracic spine कितनी मूव हो रही है। ठीक है, मैं आपको क्यों इंडिविजुअली बता रहा हूं ताकि आपको इस बात का पता हो कि हमें thoracic spine को किस तरीके से फ्लेक्स करना है। ठीक है, समझ आ रही है? किसी को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? ठीक है, वापस आए। ठीक है, इसी तरीके से अब आप पेशेंट को क्या कहते हैं कि जस्ट लाइक दिस, अपनी नॉर्मल पोस्चर है ये। ठीक है, और सिंपली क्या करना, इसको एक्सटेंड करना, ना कि ऐसे एक्सटेंड हो, सिंपली इस पोस्चर से, ये नॉर्मल पोस्चर है, इससे क्या करना है आपने, ये एक्सटेंड होना। ठीक है, सिर्फ थ्रस्टिंग। आपको बकायदा फील होगा कि मेरा जो 540 कर रहा है वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। समझ एक बात की? ठीक है, इसमें आपने गर्दन को नहीं लेके जाना पीछे, आपने लंबर को नहीं पीछे लेके जाना, आपने सिंपली क्या किया है, अपने नॉर्मल पोस्चर से जस्ट लाइक दिस। कैपिटल एक्सटेंशन क्या है? कैपिटल एक्सटेंशन सर कैमरे के सामने करके दिखा दें। ऑब्वियसली मेरी गर्दन तो उतनी मूव करेगी तो डजंट मीन मैं इसमें ये कह रहा हूं कि इस तरीके से नहीं करना। ठीक है, मतलब नेक की एक्सटेंशन नहीं करनी, ना लंबर स्पाइन की एक्सटेंशन करनी है, आपने सिंपली क्या करना है, ये नॉर्मल पोस्चर से जस्ट लाइक दिस। ठीक है, सो दैट विल बी द thoracic spine एक्सटेंशन। अब ऑब्वियसली आप कर सकते हो। ठीक है, अभी करके देखो, जाओ फ्लेक्शन में जाओ। अच्छा, आपने ना यहाँ खड़े होकर ना हाथ लगाना है। ठीक है, चेहरा मेरे, चेहरा मेरे, इधर से
चलिए अब जाएं आराम से स्लोली जाओ। नाउ सी द मूवमेंट पैटर्न, ठीक है। अब स्पाइन को देखना बेटा, वापस आओ, फिर जाएं, वापस आए, फिर जाएं, वापस आए, फिर जाएं, फिर फील हो रहा है कोई, आपको कोई चीज डिफरेंट, कोई चीज किस चीज का डिफरेंस नजर आ रहा है? वापस जाएं। जरूरी नहीं है कि हमेशा फैमिली करनी है, बात ये है कि कुछ किसी चीज में कोई डिफरेंस नजर आया, कोई ऐसे मूवमेंट जो आपको अब्रप्ट सी लगी हो। एनीवन नॉर्मल है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल है कि नहीं? नॉर्मल, ठीक है, वापस आ जाओ, ठीक है। तो स्पाइन, thoracic स्पाइन की सेक्शन, thoracic स्पाइन की एक्सटेंशन दैट इज वेरी लिटिल, ठीक है। इसमें सिंपली आपने अगर ये सिंपली करवा के डेप्थ करवा के देख लेंगे या इस तरीके से एक्सटेंड करवा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, नहीं आप कंप्लीट सेक्शन और एक्सटेंशन करवा लें, ठीक है। समझ आ गई बात को? इसमें उसकी स्पाइन की जो जो उसकी लोअर thoracic स्पाइन है बेटा, इस चीज को देखना है। ये जो लोअर thoracic स्पाइन है, ठीक है, सिर्फ इस लोअर thoracic स्पाइन को देखिएगा, दैट विल बी मेन फिक्स्ड, नंबर भी उसकी अच्छी मूव कर रही है, उसके अपर और मिड thoracic स्पाइन भी अच्छी मूव कर रही है, बट दैट लोअर thoracic स्पाइन इज नॉट गोना मूव और इट इज फिक्स्ड, इट इज हाइपोमोबाइल। दोबारा देखिए, खड़े होके देखें, आप लोगों को खड़े होकर ऐसे भी नजर आए। नहीं पता चल, मतलब नजर नहीं आ रही है, वैसे ही पता चल। ये देखिए, ये सारे के सारे स्पाइन बेंड कर रही है, ये दैट पोर्शन, दैट लिटिल पोर्शन इज ऑन फिक्स, ये फिक्स है, ये उतना अच्छा मूव नहीं कर रहा, ये मूव किया है तो इसने बेंड कर दिया, ठीक है। अब आप दोबारा एक्सटेंड करो, वापस जाओ, ये मूव कर रहा है, ये फिर नहीं मूव कर रहा और ये एक्सटेंड हो गया। ये देखिए, दैट इज द नॉर्मल, ये देखिए, ऐसे ही आप एक बच्चा आ जाए, हाँ बताओ। सर ये तो करेक्ट नंबर जंक्शन जहां पे आता है वहां पे बेसिक कर्व्स चेंज हो रहे होते हैं, तो ठीक है, कर्व चेंज हो लेकिन उतनी स्टेबल, उतनी फिक्स नहीं ना रहनी चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। बेंडिंग कर, वापस आए, वापस बेंड कर, थोड़ा सा हो, वापस आए, चलिए वापस आए, तो साफ डिफरेंस वो, ये भी मूवमेंट उतनी करे जितनी वो मूवमेंट परफॉर्म करे, लेकिन साफ डिफरेंस है, ठीक है। सिर्फ इस एरिया को देखने की कोशिश करें, इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें बेटा, ये चीजें पॉसिबल नहीं। ऑब्वियसली मुझे, मैं एक टाइम पे एक बच्चे को सिखा सकता हूँ ना, या अभी आप लोगों को बता सकता हूँ कि इस तरीके से मूव करें, फोकस ऑन दिस रीजन, ठीक है। सर साथ में मार्केट भी करना होगा, इनको साइड में से बिल्कुल भी नहीं पता चलता,
जब ये वापस आएगा इसके ऊपर फोकस रखिए, ठीक है। There is a sequence means one by one the vertebra is moving backward, ठीक है। आपको बेंडिंग में नहीं नजर आ रहा है, कोई बात नहीं, आप उसके रिवर्सल में चेक करो, ठीक है। देखें गौर से देखें, वापस जाओ दोबारा, अब वापस आएगा तो देखिए कमाल हो, अब उसमें कुछ स्लो करना समझ आ रहा है, बैंड हो गई, ठीक है। अब देखिए फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो इट इज स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट ऑफ द वर्टिब्रा, ठीक है, समझ आई बात, ठीक है। या आपको भी नहीं समझ आई इस बात, अच्छा बेंड, अब आपने इसको देखना है, बेंडिंग करें, ठीक है, वापस जाएं, ये सारा मूव कर रहा है पर एरिया ये भी मूव कर रहा है, ये जो मिड वाला एरिया ना दैट इज फिक्सिंग। अच्छा यहाँ पे इसको एक और भी चीज देखिएगा, बेंड होना, बेंड होना, ये बेंड हो रहा है, इस थोड़ा सा ऊपर उठो वापस, अब जाए बेंड हो, यहाँ थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ से जब ये नीचे जाएगा तो इसकी हिप जॉइंट की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, तो ये एक्सट्रीम हिप जॉइंट फ्लेक्शन कॉज कर जाए नीचे। अब ये एक्सट्रीम हिप जॉइंट को मूव कर रहा है, एक्चुअली होता है फ्लेक्स, लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम पे फ्लेक्शन लेके जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये चीज अलाउ नहीं कर, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसने अपनी मूवमेंट को कंप्लीट करने के लिए हिप जॉइंट फ्लेक्स कर, ठीक है। So that is a relatively stiffer portion as compared to the upper one and the lower, ठीक है। यहाँ तक बात भी समझ आ गई। तो आप इसको कम्युलेटिवली चेक कर लो, आप इसको सिंपली थ्रेसिक स्पाइन को चेक कर लो, फिर थ्रेसिक स्पाइन की सेक्शन, थ्रेसिक स्पाइन की सेक्शन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, बैठे वापस बैठे आपको खुद को समझ आएगी बात, आपको ज्यादा अच्छा फील हो रहा होगा मूवमेंट करते हुए कि मेरी कौन सी चीज मूव कर रही है, कौन सी चीज स्टिफ है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द रोटेशन, दोबारा हाथ रखें। अब रोटेशन प्राइमरी मूवमेंट है थ्रेसिक स्पाइन, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जल्दी आपको पता चल जाए, वैसे आपने क्या करना है, पेशेंट को कहना है आपने पैल्विस को रोटेट नहीं करना, पैल्विस को मूव नहीं करना, आपने इसको फिक्स रखना है, इसलिए हम इसको बिठा के करवाते हैं, बिठा के पेशेंट को क्या कहना है, रोटेट करें टू आइदर साइड, समझ आ रही है बात। गर्दन नहीं मूव करनी, ठीक है, पूरा आपने रिब केज मूव करना है टू आइदर साइड, राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड एंड टू द राइट साइड मूव करें, ठीक है। यहां तक बात समझ आ रही है, मूव करें दोबारा, ठीक है, समझ आ गई। अब इसके रोटेशन में आप लोग ये चीज चेक कर सकते हो कि कहीं पे साइड बेंडिंग तो नहीं आ रही, सिंपल सी बात, ठीक है। दोबारा एक दफा बेटा शोल्डर एलिवेशन अल्टीमेट हो रही है, मैं इसलिए उसको कहा दोबारा करें। शोल्डर एलिवेशन का भी मतलब यह है कि एक साइड तो उसकी साइड बेंडिंग आ रही है, इस वजह से दूसरी जो साइड है वो एलिवेट हो रही है, ठीक है। करें दोबारा, ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। रोटेट करें, इस तरफ रोटेट करें, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। वापस आए दूसरे तरफ, अब इस तरफ रोटेट करें, मूवमेंट कंप्लीट है, ठीक है, बट देयर इज स्लाइट चेंजेस, ठीक है, जो कि पॉसिबल हो सकते हैं। कोई मतलब हम इसमें से ये नहीं बस कर सकते कि नहीं यहाँ पे हाइपोमोबिलिटी, ठीक है, मूवमेंट इज कंप्लीट। हाँ, मूवमेंट के साथ अगर पेनफुल कंडीशन है तो वो आप उस पेशेंट से पूछ सकते हो कि इस मूवमेंट के साथ आपको कोई पेन है क्या, ठीक है।
हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा डेफिशिएंट नजर आ रहा है शोल्डर, ठीक है, एक शोल्डर की बहुत ज्यादा हाइट हो रही है और एक शोल्डर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा है, तो हम उसको कह सकते हैं कि देयर इज अ साइड बेंड एसोसिएटेड विद द रोटेशन ऑफ द thoracic spine। यहाँ तक बात की समझ आ रही है? क्या कॉज होगी अगर साइड बेंडिंग आ रही है साथ स्कोलियोसिस, सिंपल, ठीक है। यहाँ तक बेटा बात की समझ आती है? अच्छा, thoracic spine की एग्जामिनेशन के वक्त हमें ये चीज का भी ख्याल रखना होता है कि पेशेंट को कहीं लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी ना हो, हाफ इंच की भी लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी जो है वो स्कोलियोसिस क्रिएट कर सकती है, ठीक है। इसलिए इन चीजों को याद रखना है कि thoracic spine के साथ हमें किस किस चीज को चेक करना है, ठीक है। तो दैट इज द रोटेशन, ठीक है। साइड बेंडिंग आप करवाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन साइड बेंडिंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। इतनी पॉसिबल नहीं है कि आप उसको इंडिविजुअल साइड बेंडिंग करवा के देखें, ठीक है। वैसे आप करवा के देखेंगे तो आपको उसमें thoracic की भी मिल जाएगी, आपको नंबर की भी मिल जाएगी। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फिंगर टिप्स को, जो फिंगर टिप्स हैं वो कहते हैं कि आप साइड ऑफ द नी जॉइंट तक लेके जाएंगे। कहां तक लेके जाएंगे? साइड ऑफ द नी जॉइंट, वन, ठीक है। नी जॉइंट यहां तक आपने देख लिया कि कहां तक मैं लेके जा रहा हूं एज अ पेशेंट, फिर यहां तक देखिए कि मैं एज अ पेशेंट कहां तक देख रहा हूं, ठीक है। नंबर स्पाइन का है ना, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों को क्यूमुलेटिव भी आप लोगों ने चेक करना है, नंबर की भी साइड बेंडिंग चेक कर लेनी है और thoracic की भी, राइट साइड, ठीक है, एंड लेफ्ट साइड, ठीक है। मेरी लेफ्ट साइड थोड़ी सी लिमिटेड, राइट साइड, ठीक है, दैट इज क्वाइट इजी फॉर मी, लेफ्ट साइड इट इज डिफिकल्ट। देखिए खुद से, राइट, राइट, लेफ्ट, overuse में dominant side मेरी right side है, so that is why मेरी left side is more restricted, ठीक है। यहाँ तक बात की समझ आ गई? कोई question, any question related to this? ये वाइवा में पूछो, वाइवा में पूछो, ठीक है, कि आपने किस तरीके से स्कोलियोसिस किस साइड पे होगी, अगर जिस साइड पे वो एलिवेशन कर रहे हैं, क्या मतलब शोल्डर एलिवेशन की साइड पे होगी, शोल्डर को आपने देखते नहीं होता, आपने स्कोलियोसिस लेग से पेशेंट आया आपके पास, ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, उसके कर्व को चेक करना है। यूजुअली तो कर्व आपको बहुत सीवियर स्कोलियोसिस होगा तो आपको फौरन से ऑब्जर्व करके पता चलता है, लेकिन जो माइल्ड स्कोलियोसिस होता है बेटा वो हमेशा आपको एक्सरे में नजर आता है, ठीक है। माइल्ड एक्सरे में ही आपको पता चलेगा कि जी किस साइड की कन्वेक्सिटी, समझ आ गई बात, जिस साइड की कन्वेक्सिटी होगी उसके अपोजिट साइड का रोटेशन, सिंपल, ठीक है। जिस साइड का आपको बम्प नजर आएगा, लेट्स से राइट साइड का बम्प है, इसका मतलब क्या है, कन्वेक्सिटी साइड की है, लेफ्ट साइड की कन्वेक्सिटी, लेफ्ट साइडेड स्कोलियोसिस क्या है, लेफ्ट साइडेड स्कोलियोसिस है क्योंकि राइट साइडेड रोटेशन, समझ आ गई बात। बम्प है ना लेफ्ट से, मुझे राइट साइड पे बम्प फील हो रहा है, ठीक है। पेशेंट को पल्पेट किया तो मुझे राइट साइड पे रिब्स का क्या नजर आया, बम्प आया, तो इसका मतलब क्या है कि ये बम्प कब होता है, राइट साइडेड रोटेशन की वजह से है ना बम्प, रिब्स राइट साइड को रोटेट कर रही है, इस वजह से मुझे पोस्टीरियर साइड पे बम्प आ रहा है। तो राइट साइडेड रोटेशन कब होगी, जब लेफ्ट साइड की कन्वेक्सिटी होगी, ठीक है। तो जब लेफ्ट साइड की कन्वेक्सिटी इट मींस दैट देयर इज अ लेफ्ट साइडेड स्कोलियोसिस, बच्चों देयर इज अ लेफ्ट साइडेड स्कोलियोसिस, क्योंकि स्कोलियोसिस जो रोटेशन है रिब्स की वो हमेशा क्या है, ऑपोजिट टू दैट ऑफ द साइड में, ठीक है, ऑपोजिट टू दैट ऑफ द कन्वेक्सिटी, सिंपल, ऑपोजिट टू दैट ऑफ कन्वेक्सिटी, नॉट साइड में, ऑपोजिट टू दैट ऑफ कन्वेक्सिटी, ठीक है बेटा। यहां तक बात की समझ आ गई? मैंने खुद बहुत थोड़ा सा लिमिटेड किस्म का पढ़ाया है, ठीक है, सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों को थोड़ा सा इजीली हजम हो जाए। पैथोलॉजीज हैं इसकी 4 से 5, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी का, स्कोलियोसिस का, और ड्रॉगेरिज्म क्या होती है, फ्लैट बैक क्या होती है, राउंड बैक क्या होती है, ठीक है, और एक और भी बम्प ऐसे ड्रॉगेरिज्म है और एक और है, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बताना है, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा इंशाल्लाह ताला। और इसमें फ्रेटिस लॉ दिए हैं, ठीक है, फ्रेटिस लॉ मैं आप लोगों को लास्ट टाइम बता चुका हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ फ्रेटिस क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ किसको शो करता है, न्यूट्रल मैकेनिक्स को, नॉन न्यूट्रल मैकेनिक्स,
ठीक है, सर न्यूट्रल को और सेकंड किसको, नॉन न्यूट्रल मैकेनिक्स को, टाइप 1 डिसफंक्शन सिमेट्रिक डिसफंक्शन, टाइप 2 सिमेट्रिक डिसफंक्शन। ठीक है, टाइप 1 स्कोलियोसिस, ठीक है, सिमेट्रिक डिसफंक्शन। टाइप 2 क्या, जिसमें सिर्फ एक वर्टिब्रा आउट ऑफ अलाइनमेंट हो, वो फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है, किसी भी और पैथोलॉजी की या ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। ठीक है, ओके, जा सकते हैं आप लोग।